तो बेटा ये सेकंड वीडियो जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कर लिया था। अब ये आधे चैप्टर की जो वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये इंशाल्लाह भी रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड हो जाएगी। पिछले पोर्शन के अंदर ये एक छोटा सा पार्ट था जो कि हमारा रह गया था। ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर से रिलेटेड। कि क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी रेंज जो होती है वो 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ये आपको याद होना चाहिए कि सेंटीग्रेड में 35 से 42 तक होती है ये, ठीक है ना। इसके अलावा ये फॉरेन हाइट में भी लिखी हुई होती है। हम जो 100 डिग्री 100 जो मेजर करते हैं डिग्री, वो फॉरेन हाइट मेजर करते हैं। आप कहते हैं कि अगर मुझे बुखार 100 हो रहा है तो वो 100 डिग्री फॉरेन हाइट बुखार होता है एफ से। तो दोनों स्केल्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक कॉन्स्ट्रक्शन होती है। कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो एक ख़ास किस्म की शेप होती है विच इज़ बी देयर इन द कैपिलरी, जो कि कैपिलरी के अंदर मौजूद होती है। और उस शेप का काम क्या होता है कि वो शेप जो है वो प्रिवेंट करती है, रोकती है मरकरी को टू रिटर्न बैक, वापस दोबारा से आने। मसलन आपने मुंह में इसको प्लेस किया और ये इसका बल्ब है, इसने यहाँ से हीट गेन की, मरकरी रेज हुआ और होते होते एक्सपेंड होते हुए इस पे चढ़ता चला गया। अब ये सपोज कि ये 39 पे आके रुक गया है। 39 पे आपने जैसे ही अपने मुंह से इसे बाहर निकालेंगे तो टेम्परेचर दोबारा से फॉल करने लगेगा, मरकरी कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे आने लगेगा। लेकिन इस जगह पर, यहाँ पे, इस पोजीशन पे, यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रक्शन होती है, ऐसे करके शेप बनी हुई होती है। और इस कॉन्स्ट्रक्शन का काम क्या होता है कि ये मरकरी को दोबारा से बल्ब की तरफ आने से रेजिस्ट करती है, रोकती है। तो उसके रोकने से क्या होता है कि मर्करी जो होता है वो, जो भी टेम्परेचर उसके ऊपर आया होता है वो कॉन्स्टेंटली रुका रहता है, आए रहता है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अच्छा, इससे अगर आप आगे चलते हैं, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे, तो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो स्पेसिफिक हीट का है। तो देखिए आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो स्पेसिफिक हीट भी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी है, और हीट कैपेसिटी भी है। दोनों चीज़ें अलग अलग पढ़ाई जाती हैं। जब हम स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम ये कह देते हैं कि तमाम तरह की, यानी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, असल में पहले तो ये समझिए कि स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाया क्यों जाता है। किसी भी सब्सटेंस में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हीट को इवॉल्व करता है, या फिर वो हीट को क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जो हीट को एब्जॉर्ब करे या इवॉल्व करेगा, तो एब्जॉर्ब या एवोल्यूशन में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी हीट को इवॉल्व कर रहा है, इसकी क्वांटिटी या इसका मैग्नीट्यूड या अमाउंट या इसका रिलेशन जो है वो हमें पता लगता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक हीट। यानी कि स्पेसिफिक हीट के थ्रू हमें ये क्वांटिटी पता लगती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बेहतर तरीके से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है या इवॉल्व कर रहा है। ठीक है भाई। अब हीट की एब्जॉर्प्शन या एवोल्यूशन जो है वो, या एब्जॉर्प्शन या इमिट गेन कर रहा है या लूज कर रहा है हीट, ये हम किस तरीके से फाइंड आउट। लेट्स सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने हीट को एवॉल्व किया है, हीट निकली है इसमें से। तो वो अमाउंट ऑफ हीट कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पर डिपेंड करती है। अब उन फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो किसी भी सब्सटेंस से जो हीट निकल रही होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास। किस चीज पे डिपेंड करती है, इसके मास पे डिपेंड करती है। अच्छा, अगर इसके मास पे डिपेंड करती है हीट, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा हीट रिलीज भी होगी और उतनी ही ज्यादा हीट एब्जॉर्ब भी होगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मास से दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोर मास मोर हीट, लेस मास लेस हीट। इसी तरीके से अगर एक सब्सटेंस यहां पे रखा है जिसमें से हीट निकल रही है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और यहां पे बाहर एक और ऑब्जेक्ट रखा है जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इन दोनों बॉडीज के दरमियान डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, मतलब देखिए अभी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 50 है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट चली जाएगी। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर 50 के बजाय 20 होता, तो डिफरेंस 80 का, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर्स का,
उतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो होगी वो क्या करेगी, शिफ्ट होगी, ट्रांसफर। तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जिस बॉडी से निकल रही है और जिस बॉडी की तरफ जा रही है उनके डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट वेरीज डायरेक्टली विद एम एंड डेल्टा टी, और ये वो हीट है जो किसी भी सब्सटेंस से निकलती है या उस सब्सटेंस में आती है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाइएगा तो यहाँ पे किस चीज का इक्वल टू और कांस्टेंट सी यूज किया जाता है। ये जो कांस्टेंट सी है असल में इस कांस्टेंट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है लिहाजा हम इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। असल में क्यू स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है, क्यू तो वो हीट है विच इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय अ मटेरियल, लेकिन सी जो है वो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करेगी, इसके मास पे डिपेंड नहीं करेगी, इसके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल की नेचर पे। यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की सेम होगी, कांस्टेंट होगी। अब ये बताइए कि यहाँ पे हेयर डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा क्यू है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि एब्जॉर्ब हो रही है बाय अ बॉडी, एंड सी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है, कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट, सिंपली स्पेसिफिक हीट कहलाता है। स्पेसिफिक मतलब मखसूस, खास ही। अब अगर वो स्पेसिफिक हीट ही की डेफिनेशन अगर आपने देखनी हो कि व्हाट इट वुड बी, तो यहां से आप क्या करें, सी की वैल्यू निकाल के देख लीजिए। आप सी की वैल्यू अगर आप यहां से निकालते हैं तो आपको डेफिनेशन पता लग जाएगी किस चीज की, स्पेसिफिक हीट। तो सी किसका आप होगा, डेल्टा क्यू ऐसे ही रहेगा ओवर एम डेल्टा टी, ये मैस और टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो दोनों क्यू से डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरा बेटा इसको कहेंगे कैसे कि स्पेसिफिक हीट यानी कि सी जो है दैट इज इक्वल्स टू द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय, देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट, ये हो गया अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, कौन सी अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड हो। अब देखिए सबको वन वन कर दें, किसके लिए रिक्वायर्ड हो, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर रेज करे, 1 किलोग्राम मैस, यानी कि इसका मैस, एक सब्सटेंस है जिसका मैस कितने किलोग्राम हो, 1 किलोग्राम, जिसका टेम्परेचर रेस कितना हो, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों मैंने आपको बताया था केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों सेम होते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन तक रेस करने के लिए जो हीट कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा, दैट हीट इज सेड टू बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अब अगर मुझे अगर मुझे स्पेसिफिक हीट जो है वो फाइंड आउट करनी है किस चीज की, मुझे स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है वाटर की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो मैं क्या करूंगा, 1 kg वाटर लूंगा। तो मैंने एक कंटेनर लिया जो कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, मैंने इसमें पानी भरा कितने केजी, 1 kg, मैंने इसमें 1 kg वाटर जो था ना वो यहां से यहां तक भर लिया पूरा, ठीक है, ये 1 kg तक था। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने हीट प्रोवाइड की। अब मैंने कैसे हीट प्रोवाइड की, मैंने इसको डेल्टा क्यू हीट दी। अब ये इसका अभी जो टेम्परेचर था वो सपोज 32 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब जैसे जैसे मैं हीट देता गया ये अपना टेम्परेचर रेस करता गया, 32.5 हुआ होगा, और फिर होते 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 फाइनल इसका टेम्परेचर हो गया 33 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ वाटर कितना है, 1 किलोग्राम है, टेम्परेचर कितना था 32, रेस कितना हुआ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस हुआ। तो इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि ये क्या हुआ, डेल्टा टी, इस टेम्परेचर को रेस करने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय दैट सिस्टम इज कॉल्ड दिस। और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो पानी की स्पेसिफिक हीट आ रही थी 24,200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, यानी कि 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रेस करने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस को, वाटर को, 1 किलोग्राम वाटर को 4200 जूल्स एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की मास के चेंज कर देने या क्वांटिटी के चेंज कर देने से चेंज नहीं होती, चाहे कम मैस हो चाहे ज्यादा मैस हो, स्पेसिफिक हीट रिमेन्स। स्पेसिफिक हीट बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, कॉपर की जो डेंसिटी होती है वो छोटे पीस की भी वही होगी, और पूरे अगर किसी कंटेनर में कॉपर बहुत सारा भरा हुआ है तो वहां पर भी कॉपर की
स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये आ गया, इसकी यूनिट भी आपको बता दी। तो देखिए मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट दी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्पेसिफिक हीट बाज सब्सटेंसेस की ज्यादा है और बाज की कम है। मतलब देखिए कॉपर की स्पेसिफिक हीट है 870 387 है, गोल्ड की इससे भी कम है 128, लेड की और गोल्ड की बहुत कम है। अब ये मुझे बताइए कि किसी सब्सटेंस की अगर स्पेसिफिक हीट कम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड जो है वो सिर्फ 128 जूल्स एनर्जी गेन करेगा और अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा, 1 डिग्री केल्विन बढ़ा लेगा टेम्परेचर को। जबकि यहां पे अल्कोहल को देखें आप, तो 2500 जूल्स एनर्जी गेन करके वो सिर्फ 1 केल्विन अपने टेम्परेचर को क्या कर पाएगा, रेज कर पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप एक गोल्ड का पीस रख दें और एक कंटेनर के अंदर अल्कोहल भर दीजिए, ठीक है, इसमें आपके पास अल्कोहल मौजूद है, और आप क्या कर रहे हैं कि दोनों को आपने सूरज के नीचे रख दिया, ठीक है, ये सन है, सन की रेज इस पे भी पड़ रही है, सन की रेज इस पे भी पड़ रही है। तो अब आप ये बताइए कि कुछ देर बाद आपने आके देखा तो गोल्ड को अभी अभी इनिशियली दोनों का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बताइए कि गोल्ड बहुत थोड़ी सी देर में 128 जूल्स एनर्जी गेन करेगा और अपने टेम्परेचर को क्या कर लेगा, 21, फिर 128 गेन करेगा, यानी कि 128 दोबारा से गेन करेगा और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 22। जब ये 10 टाइम्स गेन कर लेगा, 10 टाइम्स 128 गेन करेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ के कितने डिग्री हो चुका होगा, 30 डिग्री गोल्ड का। जबकि वाटर ने भी अभी कितनी हीट गेन की होगी 10 टाइम्स गोल्ड के लिए, वाटर ने उस वक्त 1280 जूल्स, 10 टाइम्स ऑफ 128 हीट एब्जॉर्ब की है, लेकिन अभी तक पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 20, क्योंकि क्योंकि सॉरी पानी कह रहा हूं, अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल को अपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करने के लिए अभी मजीद वेट करना पड़ेगा। जब ये 1280 से बढ़ के 2500 होगी, तब अल्कोहल का टेम्परेचर 1 डिग्री यानी कि 20 से किस पे आएगा, 21। तो अगर आप कुछ देर बाद आके देखेंगे तो आपको गोल्ड जो है ना ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मिलेगा और अल्कोहल जो है वो लो टेम्परेचर पे मिल रहा होगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी स्पेसिफिक हीट हाई होती है, ज्यादा होती है, वो देर में गर्म होते हैं और देर में ठंडे होते हैं, यानी कि इट विल टेक टाइम, ये ज्यादा वक्त लेंगे ठंडा होने में और गर्म होने में। जबकि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी स्पेसिफिक हीट कम होती है वो जल्दी कोल्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और जल्दी ही क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, यानी कि हॉट हो जाएंगे। यानी कि कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है तो वो जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म होगा, और जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी वो देर में ठंडा और देर में। तो अब मुख्तलिफ सब्सटेंसेस दिए हुए, वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है 4200, बाकी तमाम टंगस्टन की 134 दी हुई है, सिल्वर की 235 है, 138 128, तो मुख्तलिफ स्पेसिफिक हीट्स दी हुई है सब्सटेंसेस की। तो स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की हमें ये बताता है कि वो सब्सटेंस कितनी जल्दी गर्म होगा या कितनी जल्दी ठंडा होगा। इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी है कि आप 2 डिस्क ले लीजिए, एक मेटल की डिस्क ले लें और एक वुडन की ले लें, लकड़ी की बनी हुई, ठीक है ना, और दोनों डिस्क को क्या करें, आप सूरज के नीचे रख दें। 5 मिनट बाद आके आप मेटल को हाथ लगाएंगे तो ये जो होगा इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका टेम्परेचर 5 मिनट के बाद आप चेक करेंगे तो उतना ज्यादा नहीं होगा, कम निकलेगा इसका फल। तो ये बताइए डिफरेंट रेट से हीट अप हो रहा है ना, तो इनकी कोई ना कोई सर्टेन नेचर है जो कि इसको हीट अप कर रही है। तो जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, मोर होगी, उसका हीटिंग रेट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है वो देर में ठंडा होगा और देर में गर्म होगा। यानी कि रेट यहां पे ज्यादा होना चाहिए, मैं उल्टा बोल गया, यहां पे रेट जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जबकि दूसरे केस में यहां वाले केस में जितना स्पेसिफिक हीट जितनी कम होगी, लेस होगी, मेटल है ना इसकी कम होती है,
जितनी कम होगी रेट उतना ही क्या होगा, कम होगा, यानी कि जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडे होने में भी जल्दी करेगा और गर्म होने में भी जल्दी करेगा, ठीक है ना। यही वजह होती है स्पेसिफिक हीट कम होने की, कि हम उमूमन ये जो यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं ये थोड़ी जल्द से जल्द गर्म होने के लिए, या भट्टियों में जो मेटल्स लगाए जाते हैं अंदर कवर अप करने के लिए, वो ऐसे ही लगाए जाते हैं जो कि जल्दी गर्म हो जाए। वरना आप पूरे दिन तवा, अब तवे की एक स्पेसिफिक हीट है, अगर तवे की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती और पानी के बराबर होती, तो तवे की तो स्पेसिफिक हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो हीट अप होकर 200 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है। अब अगर तवे की स्पेसिफिक हीट वाटर के बराबर होती है, तो जितनी देर में पानी गर्म होता है उतनी देर में तवा गर्म होता है रोटी पकने के लिए, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर या प्रोसेस होगा। तो ये हो गई स्पेसिफिक हीट विच इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द मैथ। अब यही इन्होंने बात यहाँ पे की, स्पेसिफिक हीट, लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि वाटर को हम देखिए, ये ट्यूब दी हुई है, जो कि हम वाटर को हम स्पेसिफिक हीट, यानी कि हीट जो सब्सटेंसेस को ठंडा करने के लिए कूलिंग एजेंट के तौर पे पानी को इस्तेमाल किया। देखिए अब ये पानी इन जालियों में से गुजर के वापस यहाँ पे आता है, ये इंजन से गुजरता है पानी, और इंजन से हीट को क्या करता है, वाटर गेन करता है हीट। इंजन से वाटर हीट को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और करने के बाद यहाँ पे वापस बाहर आके जब इस, ये कहलाता है रेडिएटर। रेडिएटर जो होता है, इसके अंदर बारीक बारीक जालियों में से जब गुजरने लगता है, तो ये पीछे फैन लगा हुआ होता है इसको कूल डाउन करने के लिए। वो पंखा इस गर्म पानी के अंदर से गुजरती है जब, तो इसकी हीट जो होती है, एयर फ्लो होती है, तो इसकी हीट जो होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है, और पानी यहाँ नीचे से कोल्ड ठंडा पानी, इस हिस्से में ठंडा पानी हो चुका होगा, जब वापस आएगा वो इंजन की तरफ से, यहाँ पे हॉट वाटर है, गर्म पानी है, ये जहन में रखिए। तो इस तरीके से स्पेसिफिक हीट फॉर दिस रीजन यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट टू द लो। इसमें द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल, अब ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो कूलिंग सिस्टम होता है वो भी इसी के ऊपर ही वर्क कर रहा होता है। वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द इंजन एज शोन इन द फिगर, और टेम्परेचर उसको मेंटेन करता है। तो बेटा ये चीज देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सेकेंडली क्या है, वाटर गिव्स आउट थर्मल एनर्जी। अब ये क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने एक बॉयलर लगाया हुआ है। वाटर टेक्स एनर्जी, पानी यहां से घूमा, घूम के पहले यहां से नीचे आया वाटर, यहां से आया, अब यहाँ पे सर्कुलेटिंग हीटिंग सिस्टम है ना, ये पानी, अच्छा अब हो क्या रहा है, पानी यहाँ पे बॉयलर, यहाँ पे आग जला दी है इन्होंने। जब इस बड़े हिस्से में से पानी पाइप में से जब गुजरेगा वाटर, तो गुजरते हुए ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये पूरा पानी हीट अप हो जाएगा। हीट अप होने के बाद यहाँ से गर्म पानी ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि एक्सपेंड होता है, लाइटर होता है, उठ के इस चैम्बर में आएगा, और इस चैम्बर में आके कुछ देर वो गर्म पानी रुकेगा। तो बताइए, पानी जब यहाँ पे कुछ देर तक रुकेगा, तो वो थर्मल हीट या एनर्जी को क्या करेगा, यहाँ पर इमिट करेगा। तो ये जो हीट दे रहा है वापस इमिट कर रहा है, चूंकि इसमें अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा होती है, लिहाजा ये देर तक गर्म रहेगा और देर तक हीट को क्या करता रहेगा, देता रहेगा। आपने शायद शायद देखा हो कि आपके घरों के अंदर ना वो एक रबर का ना मशकीजा, मशकीजा जो वाटर कंटेनर होता है, रबर का होता है, वो बना हुआ चमड़े का। पहले जो पानी जिसमें स्टोर किया जाता था, चमड़े का थैला सा होता था ऐसे करके, उसके अंदर पानी को क्या करते थे, स्टोर, चमड़े का पूरा सिला हुआ थैला होता था, और वो उसको बिल्कुल चारों तरफ से सील कर दिया जाता था वो गम से, और फिर उसके अंदर पानी लोग रखते थे, वो उस पानी को इस्तेमाल करते थे। अच्छा, हम, मुझे याद है कि वो रबर का होता है मशकीजा, उसके अंदर हम हॉट वाटर, गर्म पानी जो है ना, वो इसके अंदर डाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं ऊपर से। जब ये बैग गर्म पानी से बंद हो जाता है ना, तो ये बॉडी हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये हीटिंग पैड के तौर पे बॉडी की हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, एज अ हीटिंग पैड। तो इसको आपने अगर बॉडी के किसी हिस्से पे रख दिया, अपने जिस्म के, मसलन आपने पैर पे रख दिया इसे, तो आपका पाँव जो है वो बहुत देर तक जो है वो गर्म रहेगा, और इससे हीट इसको क्या होती रहेगी, मिलते, क्योंकि इस वाटर जो है ना, इतना सा वाटर, इसकी स्पेसिफिक हीट इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि इसमें बहुत सारी हीट एनर्जी मौजूद है पानी के अंदर, तो आप काफी देर तक उसको जो है वो अटेन कर सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा जी, अब आप देखिए कि इससे अगर हम आगे जाते हैं, ये इन्होंने एक
कंटेनर है जितने लीटर ऑफ वाटर है 20 डिग्री है, मैंने क्लास में भी कराया था, न्यूमेरिकल है, तो ये आप देख के खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, इन्होंने अमाउंट ऑफ हीट पूछी है तो इतने जूल्स होगी, मैंने क्लास में करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी आपको ये चीज बताती है कि दैट डिपेंड्स अपॉन मैस। ये एक ऐसी हीट है जो कि डिपेंड करती है अपॉन मैस। मैस के ऊपर, वो पहले वाली तो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये मैस। मसलन मैं आपसे अगर ये बात करूं कि भाई ये एक बड़ा ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, और ये एक छोटा ग्लास है और इसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है, मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसमें से बताओ कि हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी दोनों में से किस में से ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि भाई ग्लास 1 के अंदर कैपेसिटी ज्यादा है और ग्लास 2 में कैपेसिटी इसके रिलेटिवली क्या है, कम। क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन द मास, कि मास के रिलेटिवली हम इसको फाइंड आउट करें। तो हीट कैपेसिटी एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये खाली हीट कैपेसिटी है कि इस मटेरियल के अंदर कितनी सलाहियत है कि ये कितनी एनर्जी को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल, या वही हीट एनर्जी की क्वांटिटी, थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय फॉर रेजिंग 1, यानी कि अगर ये 22 डिग्री पर है तो 1 डिग्री को रेस करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब करेगा ये, वो इसकी हीट कैपेसिटी। अब बताइए स्पेसिफिक हीट के लिए ये चीज जरूरी है कि दोनों 1 किलोग्राम ये भी हो, 1 किलोग्राम सारे 1 किलोग्राम, लेकिन यहां पे हीट कैपेसिटी के लिए वट एवर द मैस इज गिवन टू यू, यू विल टेक, जो भी मैस आपको दिया गया। तो देखिए हीट कैपेसिटी आपको क्या बताती है कि हाउ मच एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, नो इन्वॉल्विंग ऑफ मैस। यहां पे देखिए वन अमाउंट, देखिए वैसे ही है, क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू रेज टेम्परेचर 1 केल्विन। अब यहां पे किस चीज का तस्करा नहीं है, यहां पे किसी मैस का नहीं गया, यानी कि वॉट एवर द मैस इज गिवन टू यू, यू विल प्लेस इट। ज्यादा मैस होगा तो हीट कैपेसिटी ज्यादा, कम मैस होगा। अब बताइए इसमें भी वाटर है, ये भी पानी है और ये भी पानी है, ये दोनों वाटर है, ये भी पानी है और ये भी पानी है, लेकिन अब अगर मैं कहूं कि दोनों की स्पेसिफिक हीट क्या है, तो ये इसकी भी 4200 होगी, इसकी भी क्या होगी 4200, लेकिन कैपेसिटी दोनों की क्या है, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी और इसकी कैपेसिटी उसके रिलेटिवली क्या होगी, कम, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द मास। तो हाउ डू वी कैलकुलेट इट? इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है थ्रू डेल्टा टी, एडिंग डेल्टा क्यू अमाउंट, देन द हीट कैपेसिटी विल बी, फॉर्मूला जो होता है हीट कैपेसिटी का वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फॉर a particular amount of heat absorbed by or released by a substance in order for 1 degree change of temperature. This is delta Q upon delta T is called heat capacity. क्योंकि हीट कैपेसिटी आपको दो चीजों के मुताबिक बनाता है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि देखिए क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ थर्मल एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर 1 केल्विन। तो ये दो चीजों का मैस की बात नहीं कर रहा है यहां पर। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्या, हाउ मच हीट इज रिलीज्ड फॉर 1 डिग्री रेज ऑफ टेम्परेचर एंड हाउ मच हीट एब्जॉर्ब 1 डिग्री डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, दोनों उसी के हिसाब से आप समझते हैं। तो स्पेसिफिक हीट डेल्टा क्यू अपॉन टी के बराबर होती है, ये एक नई क्वांटिटी आई है। तो बताइए डेल्टा क्यू अभी हमने लिखा था, देखा था किसका, एमसी डेल्टा टी के बराबर है। डेल्टा क्यू जो है वो एमसी डेल्टा टी के बराबर है, इसके बराबर है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी। तो अब आप अगर इसके थ्रू देखते हैं तो यहां पे जो डेल्टा टी दिया गया है, अगर मैं डेल्टा क्यू को डेल्टा टी से, तो इस डेल्टा क्यू को भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं डिवाइड करूंगा तो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी डेल्टा टी से ऊपर वाला डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल नहीं करेंगे, ये वाला डेल्टा टी अभी रहेगा। ठीक है भाई, तो इस डेल्टा टी के साथ आपके पास ये वाला डेल्टा टी अभी मौजूद रहेगा। तो ये पूरा जो है डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एंड इट्स फॉर्मूला विल बी एम इंटू सी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एम एंड सी के बराबर आएगा। जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी के बराबर आता है। ये फॉर्मूले हो गए इसके। अब अगर मैं
हीट कैपेसिटी की यूनिट देखूं तो यूनिट आपके पास क्या आएगी, इसकी यूनिट जूल्स है और इसकी यूनिट जो है वो टेम्परेचर केल्विन। तो जूल्स पर केल्विन इज द इसमें। अब अगर मैं देखूं कि हीट कैपेसिटी ऑफ, अगर मैं यहाँ पे दो चीजें रख देता हूं, एक बर्फ की ब्लॉक है एक बहुत बड़ा, और एक छोटा सा बर्फ का क्यूब है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका मैस लेस होगा, कम होगा M2, और M1 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, M2 कम होगा, तो दोनों के अंदर अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर कंपेयर करूं तो इसकी कैपेसिटी ऑफ हीट मोर होगी और इसकी लेस होगी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाली चीज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चूंकि दोनों बर्फे हैं, एक ही मटेरियल से बने हैं, लिहाजा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। हीट कैपेसिटी जिसका मैथ ज्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी भी क्या निकल रही होगी, ज्यादा। आगे चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट अगर आप देखें तो चेंज ऑफ स्टेट में सॉलिड, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, लिक्विड, थर्मल एनर्जी इज टेकन इन कंडेंसेशन गैस, ये पूरा इन्होंने दिया हुआ। थर्मल एनर्जी इज गिवन आउट द सिस्टम, थर्मल एनर्जी इज गिवन आउट, थर्मल एनर्जी इज टेकन इन। अब देखिए ये बर्फ है, सॉलिड। अब सॉलिड ने क्या किया है, मेल्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। मेल्टिंग में क्या है, थर्मल एनर्जी टेकन आउट, थर्मल एनर्जी इसमें से निकलेगी, थर्मल एनर्जी इज टेकन इन है, आउट नहीं है, इन, यानी कि इसमें थर्मल एनर्जी आएगी, इसको हीट अप करोगे। अब देखिए थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है, इसको हीट देंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसको दोबारा से हीट देंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू, यानी कि बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। अब अगर ये गैसेस है या स्टीम है, तो इस स्टीम को जब कंडेंसेशन की जाती है, यानी कि उसको कंप्रेसर में डाल के कंडेंस किया जाता है, तो वो दोबारा से क्या हो जाती है, प्रेशर के साथ लिक्विफाई हो जाती है, और लिक्विड को फर्दर कंप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। यानी कि गैस से जब आप लिक्विड की तरफ आ रहे हैं तो थर्मल एनर्जी गिवन आउट, यानी कि आपको सिस्टम से निकालनी पड़ेगी। देखिए अब लिक्विड, सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है इस पूरे केस में, सबसे लो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, अगर मैं हीट की बात करूं, सबसे लेस हीट कहाँ है, बर्फ में। उससे ज्यादा हीट किस में है, पानी में है। और सबसे ज्यादा हीट किस में, स्ट्रॉन्ग, स्टीम में। तो अब ये बताइए, अगर मैं गैस से लिक्विड में आता हूं तो ज्यादा हीट से कम हीट की तरफ, तो हीट आपने क्या करनी होगी, इवॉल्व करनी होगी, रिलीज करनी होगी। जब आप हीट रिलीज करते हैं तो आप गैशियस स्टेट से कौन सी स्टेट पे आते हैं, लिक्विड पे। और अगर बर्फ आपने जमानी हो तो बर्फ जमाने के लिए पानी के अंदर से हीट को दोबारा से आपने क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। जब आप वाटर से हीट को रिमूव करेंगे देन इट बिकम सॉलिडिफाइड। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस। कंडेंसेशन किसे कहते हैं, जिसमें से हीट इज गिवन आउट और गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फ्रीजिंग किसे कहते हैं, हीट इज गिवन आउट, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। मेल्टिंग किसे कहते हैं, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, हीट इज एंटर्ड इनटू द सिस्टम। और बॉइलिंग क्या कहते हैं, लिक्विड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टीम, थर्मल एनर्जी इज टेकन एंड एंटर्ड इनटू द सिस्टम। उसके बाद ये एक्टिविटी दी हुई है, ये ग्राफ है जो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। द पॉइंट एट विच द वाटर इज चेंजिंग इट्स स्टेट, जब पानी अपनी स्टेट को, आइस और वाटर दोनों मिली जुली सूरत हाल में थे, यानी कि वाटर इस टाइम पे, वाटर जो था, यानी कि शुरू में क्या होता है कि जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो एनर्जी क्या कर रही होती है, टेम्परेचर रेज नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड को क्या कर रही होती है, ब्रेक कर रही होती है। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये कहलाएगा। और ये पॉइंट बी से आप किस तरफ आ रहे होंगे, सी पे। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको मिलेगी उस वक्त जब आपके पास नो चेंज इन टेम्परेचर हो। नो चेंज, ये मैंने क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था, इसके अंदर दिया हुआ भी ऐसा ही है। उसके बाद जब आप फर्दर हीट, जब जब पूरे का पूरा पानी पानी जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा, अब आप हीट देंगे तो वाटर अपने टेम्परेचर को बढ़ाता जाएगा, और 100 पे जाके फिर क्या हो जाएगा, वाटर अपने टेम्परेचर को। नाउ द हीट विच इज प्रोवाइडिंग टू द सिस्टम दैट इज यूज टू
रिलीज द स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर, वाटर से स्ट्रीम को प्रोड्यूस करने में आपके पास यूटिलाइज हो रही होगी, यानी कि फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये अगर 1 kg वाटर लिया हुआ है आपने, तो 1 kg वाटर को कंप्लीटली मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उस 1 kg वाटर को एवापोरेट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट्स होती हैं जब हम बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। तो बॉडी जो होती है वो अपने टेम्परेचर को रेज नहीं करता, लिक्विड या ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर को रेज नहीं करता, बल्कि टेम्परेचर यूटिलाइज हो रहा होता है चेंज ऑफ स्टेट के अंदर। या तो वो सॉलिड से लिक्विफाई हो रहा होगा, और या फिर वो लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये दो आपके पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं यहाँ पे। अगर हम ये पॉइंट्स देखें तो ऑन द पोर्शन ऑफ द कर्व को अगर हम देखते हैं तो टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम -30 टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पे टेम्परेचर पहले आइस थी -30 डिग्री के ऊपर, जब आपने उसको हीट प्रोवाइड किया तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते किस पे आ गया, 0 पे आ गया। अब 0 के बाद से वो आइस मेल्ट होने लगी, जब वो मेल्ट हुई तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं, 0 ही रहा। और T2 तक वो B से C के दरमियान में देखिए आइस मेल्ट होती है। व्हेन द टेम्परेचर रीचेस फ्रॉम 0, द आइस वाटर मिक्सचर रिमेन्स टेम्परेचर टिल आइस मेल्ट। जब तक आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक क्या होता रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट 0 रहेगा। अब C से D के ऊपर टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हीट दूंगा ये हीट यूटिलाइज हो रही होगी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग ब्रेक करने में नहीं इस्तेमाल होगी। आफ्टर 100 DE में क्या हो गया है, दोबारा से लाइन स्ट्रेट आएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। 100 से टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी इंक्रीज की होगी वो एनर्जी लेके, प्रोवाइडेड एनर्जी को लेके एस्केप कर जाएंगे फ्रॉम द सरफेस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चारों पोर्शन, ये गैस की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमने देखा कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है जो कि यूनिट मास को, यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, अगर पानी की बात करूं तो 1 किलोग्राम वाटर को सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड, यानी कि 1 किलोग्राम आइस होनी चाहिए मेरे पास। यानी कि मैंने 1 kg की आइस ली, उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, लिक्विड स्टेट में। एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट, यानी कि उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ये काम हो रहा हो विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट चेंज तो नहीं होता ना, तो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ना। तो वो मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो वहां पे टेम्परेचर रुक जाए, और रुकने के बाद आइस सॉलिड सॉलिड फॉर्म से लिक्विफाई होना शुरू हो जाए। तो वो एनर्जी जो होगी, जो 1 किलोग्राम ऑफ आइस को रिक्वायर्ड होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज latent heat of फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए क्या है, क्या अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय एम। तो क्यू एफ जो है वो एम एच एफ के बराबर, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। इसके न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, लेकिन बस ये फॉर्मूला आपने जहन में रखिएगा, न्यूमेरिकल्स ऐसे सच दिए नहीं जाते इसके। अब यहाँ पे देखिए कि इन्होंने इस फिगर के अंदर दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा पूछा हुआ है, लेकिन इसको देखे नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है जो कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर परफॉर्म होती है। तो क्वांटिटी वो हीट जो कि जब लिक्विड बॉयल है, चेंज यूनिट मास, यानी कि 1 किलोग्राम लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस और बॉयल कर दे विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, और लिक्विड का टेम्परेचर भी, वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। अब वो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा वी, एच वी से रिप्रेजेंट की जाती है, डेल्टा क्यू वी अपॉन एम। और ये एच डेल्टा क्यू वी जो होती है वो एम एच वी के बराबर। अब इन्होंने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बताई हुई है कुछ सब्सटेंसेस के और उनके। अब एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 660 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट है 2400। तो हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 39.7 है, और वेपोराइजेशन 1500 है। ठीक है। कॉपर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा है, तो उसकी लेटेंट हीट भी क्या हो गई, और भी ज्यादा हो गई। तो कुछ चीजों की ज्यादा है, कुछ की कम है, वो आप देख लीजिएगा इसके अंदर 2-3 आयरन गोल्ड वगैरह की आप फाइंड आउट कर लिया। ये ग्राफ अभी हमने बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, ये उसी तरीके का ग्राफ दिया हुआ है, मुख्तलिफ वैल्यूज दिए हुए हैं जिसको कैलकुलेट करना है।
तो आप इसको देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एवापोरेशन का है। ये एवापोरेशन क्या है भाई? एवापोरेशन इज द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर्स। एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को चेंज किया जाता है इनटू वेपर्स। लिक्विड किस में चेंज हो रहा हो, यानी कि लिक्विड जो है दैट इज चेंजिंग इनटू वेपर्स। तो ये तो प्रोसेस बॉइलिंग का भी होता है। बॉइलिंग में भी तो लिक्विड जो होता है वो वेपर्स में ट्रांसफॉर्म होकर एस्केप कर रहा होता है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विदाउट हीटिंग इट, यानी कि आप लिक्विड को हीट, अब बॉइलिंग के अंदर आपको हीट रिक्वायर्ड होती है, आपने गर्म करना ही करना है तभी बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वरना नहीं आ सकता। लेकिन क्या होता है कि पानी को अगर आप गर्म करते हैं तो इसके अंदर भी एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसकी सरफेस पे बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसके इंटरनल टेम्परेचर को क्या कर रहा है, डेल्टा टी को, टेम्परेचर को रेज कर रहा है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी। लेकिन क्या ये रहा है कि अगर मैं इस कंटेनर को, पानी के कंटेनर को यहीं पे छोड़ दूं ऐसे ही, ये वाटर कंटेनर है, और वाटर कंटेनर को आप, ये पानी का कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, आपने इसे रूम टेम्परेचर पे लिया, यानी कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। अब आप इसको कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, किसी भी किस्म की हीट नहीं देनी। अब देखो कि ये किस तरीके से हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, तो इसके सरफेस के पार्टिकल्स जो होंगे वो एनर्जाइज हो जाएंगे, और जैसे ही उनकी एनर्जी एक सर्टेन अमाउंट से बढ़ेगी, वो अपनी सरफेस से क्या करेंगे, लीव कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर। अगर ऊपर इस कंटेनर के ढकना लगा है तो वो वाटर कंडेंस होकर दोबारा से पानी में आ जाएंगे। लेकिन अगर ढकना नहीं लिखा रखा हुआ तो ये वाटर जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्केप करके उड़ता रहेगा। अब ये जो प्रोसेस या प्रोसीजर है एवापोरेशन, ये कैसा है कि किसी चीज को गर्म किए बगैर, विदाउट हीटिंग, अगर आप मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के उनको स्केप कर रहे हैं तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहता हूं। अब ये कह रहे हैं एवापोरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एवापोरेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अवर डेली लाइफ, आपकी डेली लाइफ में। वेट क्लोथ्स, जो गीले कपड़े होते हैं, ड्राई अप रैपिडली, बहुत तेजी से खुश्क हो जाते हैं जब उनको फैला के डाला जाता है। तो आपको पता है जितना क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा एवापोरेशन का रेट बढ़ेगा, जितना ज्यादा एवापोरेशन होगा पानी कपड़े में से उतना ही उड़ेगा और वो चीज उतनी जल्दी खुश्क हो जाएगी। एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठंडा ठंडा क्यों? ड्यूरिंग एवापोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस। जो तेज मूव करने वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो जल्दी से टकरा के सरफेस से एस्केप आउट कर जाते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट हैव द लोअर एनर्जीज आर, जिनकी एनर्जी कम रह जाती है वो पीछे रह जाते हैं। दिस लोअर्स द, जिसकी वजह से इनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होती है, कम। भाई जब हाईली एनर्जाइज पार्टिकल चले गए तो रिमेनिंग पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस रहेगी, तो उसकी हीट या टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवापोरेशन। इंस्पिरेशन हेल्प विद द कूल our bodies. Evaporation takes place at the temperature from the surface of the liquid. The rate of evaporation is affected by various factors. अब क्या क्या है, evaporation इफेक्ट करता है किस चीज के रिलेटिवली, टेम्परेचर के रिलेटिवली। अब टेम्परेचर के रिलेटिव कैसे इफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर, देखिए अगर आप, तो टेम्परेचर में क्या बात कही जा रही है कि अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दूं या एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा दूं, मतलब गर्मियों में पानी जल्दी खुश्क हो जाता है जमीन से, सर्दियों में देर में, मोर टेम्परेचर, मोर एवापोरेशन। ठीक है, ये आपने देखा होगा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा देता हूं, स्प्रेड आउट कर दूं, पानी जब गिरता है तो पानी को हम क्या करते हैं, जमीन पे फैला देते हैं ना। जितना ज्यादा फैलाते हैं उतनी जल्दी का पानी क्या हो जाता है, खुश्क होता है। तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा पर टाइम मॉलिक्यूल्स उतने ही ज्यादा इमिट करेंगे। तीसरी चीज क्या आती है, विंड आती है, हवा। तो आप जानते हैं कि अगर हवा चल रही हो तो जाहिर बात है कि वो लिक्विड को क्या करेगी, हवा के मॉलिक्यूल्स लिक्विड से टकराएंगे और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को एनर्जाइज करेंगे, और मुमकिन है कि वक्त गुजरने के साथ साथ एवापोरेशन स्टार्ट हो जाए और लिक्विड जो है वो ड्राई अप हो जाए। दिस इंक्रीजेस द चांस ऑफ मोर लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो हवा जो है ना वो भी बढ़ा। नेचर ऑफ लिक्विड, आखिरी चीज है लिक्विड की अपनी नेचर। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं, जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं। मसलन पेट्रोल जो है वो बहुत तेजी में एवापोरेट होता है।
तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एवापोरेशन कैपेबिलिटी ज़्यादा है, लिहाजा वो हवा से आप खोलेंगे इतनी गर्मी भी नहीं होगी, वो फिर भी उड़ जाएगा, लेकिन पानी अभी इतनी जल्दी नहीं उड़ेगा। लेकिन अगर आपने पानी रखा हुआ है तो और आपने ज़्यादा वक्त ले लिया, 1 दिन 2 दिन के बाद आप ग्लास में थोड़ा सा पानी रखें तो आपको नज़र आएगा कि वो पानी एवापोरेट हो चुका होगा, उड़ चुका होगा। ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक आता है थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि ये एक ऐसी एक्सपेंशन है जो किसकी वजह से हो रही है, हीट की वजह से हो रही है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस लाइक सॉलिड लिक्विड गैसेस कोई भी ले लो, वो सब के सब एक्सपेंड होते हैं ऑन हीटिंग, जब उनको गर्म किया जाता है तो, और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, सुकड़ते भी हैं जब उनको ठंडा किया जाए। दिस थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर यूजुअली स्मॉल एंड नॉट नोटिसेबल, इतना कम होता है कि हमें अंदाजा नहीं होता। हाउएवर दीज एक्सपेंशंस जो होती हैं आर कॉन्ट्रोडिक्शन एंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारी डेली लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। अब होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कम करोगे कम हो जाएगी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड वाइब्रेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड, तेज तेज वाइब्रेट कर रहे होते हैं एट हाई टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर भी क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। फिर क्या होता है एट लो टेम्परेचर, thus on heating the amplitude of vibration atoms molecules of an object increases। यानी कि जाहिर बात है कि जब आप उसको रखेंगे और रख के उसको हीट अप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर क्या होगा, दे पुश वन अनदर फर्दर अवे एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट्स एन इंक्रीज। तो थर्मल एक्सपेंशन से क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जब आप इन मॉलिक्यूल्स को हीट अप करते हैं, तो हीट अप करने व्हेन वी प्रोवाइड द हीट, तो इसका मतलब क्या है कि वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी। अगर मैं इसे गर्म कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, वी आर प्रोवाइडिंग हीट, काइनेटिक एनर्जी। जब मॉलिक्यूल्स तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी निकलती है वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी से डिस्टेंस मीटर एम बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब इसको देखेंगे तो आपके पास जब आप इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने से काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी और ये बढ़ने से, डिस्टेंस बढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि उसके दरमियान वाइब्रेशन से उसकी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन ये इंक्रीमेंट जो है वो प्योरली हीट एनर्जी का किसी फोर्स की वजह से नहीं है। तो अब ये बताइए कि लेट सपोज कि एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ एल है, फाइनल लेंथ एल नॉट है, तो डेल्टा एल किसका आ जाएगा, एल माइनस एल नॉट के इक्वल आ रहा होगा डेल्टा एल। सही भाई। और चेंज इन टेम्परेचर अगर इनिशियल, मतलब देखें ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक रॉड थी, रॉड की इनिशियल लेंथ क्या है, एल नॉट। जब आपने इसको हीट प्रोवाइड की तो ये थोड़ी सी इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई, और बढ़ के क्या हो गई, एल हो गई। तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ आया है इसको हम क्या कहेंगे, एल माइनस एल नॉट कहेंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि इनिशियली इसका टेम्परेचर हीट करने से पहले T1 था, टी था, सॉरी टी नॉट था। जब आपने हीट किया तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, टी हो गया। तो टी माइनस टी नॉट इज इंक्रीज इन चेंज इन, इट इज फाउंड दैट द चेंज इन लेंथ ए इन 12 ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। अब इन्होंने यही चेक किया कि भाई जितनी इनिशियल लेंथ होगी उतना ही ज्यादा एक्सटेंशन, यानी कि डेल्टा एल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अपनी इनिशियल लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बस आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर अभी हमने क्या कहा था, इज डायरेक्टली, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, एक ये रिलेशन आया। और एक आया डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मैस। अब सॉरी मैस नहीं, टेम्परेचर, डेल्टा टी ये हो गया टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एल नॉट से डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ जो होगी वो एल नॉट यानी कि इनिशियल लेंथ से। तो अब देखिए एल नॉट और डेल्टा टी इन दोनों को मर्ज करके लिख देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो ई इक्वल टू और कांस्टेंट का साइन आ जाएगा। ये कांस्टेंट जो है ये हीट एक्सपेंशन कांस्टेंट के, क्योंकि एक्सपेंशन से मिल रहा है तो ये हीट एक्सपेंशन कांस्टेंट कहलाता है। अब ये जो डेल्टा एल है ये एल माइनस एल नॉट होगा, ये इनिशियल लेंथ थी, ये फाइनल थी, ये इनिशियल है। तो जब इसको रख के सॉल्व करेंगे और एल नॉट को उस तरफ ले जाओगे और कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास आएगा न्यू लेंथ, यानी कि अभी किसी भी जगह पे जो अभी हीट अप करने के बाद जो आपके पास न्यू लेंथ आ रही है दैट इज इक्वल टू एल नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इफ we supply or providing heat to a substance and the substance increases its
साइज, इट्स लेंथ, तो उस वक्त हमारे पास फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू L नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है भाई। अब इन्होंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है। फिर वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है कि वॉल्यूम, अभी तो ये लीनियरली एक्सपेंड कर रहा था। अगर कोई आपके पास स्ट्रेट ऑब्जेक्ट के बजाय क्या है, अगर आपके पास क्यूबिकल शेप का ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये इस डायमेंशन से भी बढ़ेगा, ये इस डायमेंशन से भी बढ़ेगा, और ये इस डायमेंशन से भी बढ़ेगा। तो तीन तीन डायमेंशन से बढ़ने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, इसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट हुआ, जब आपने इसको हीट प्रोवाइड की इक्वली स्प्रेड आउट हुआ, तो इसका वॉल्यूम अब क्या हो गया, वी वन हो गया। अब डेल्टा वी किसके बराबर होगा, ये वी वन हो गया, तो डेल्टा वी किसके बराबर होगा, वी वन माइनस वी नॉट। तो देखिए वी वन माइनस वी नॉट डेल्टा है वी के बराबर है। इस तरीके से टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट डेल्टा टी के बराबर है। तो दोनों को आप मर्ज करके रख के जब सॉल्व करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे पहले आपके पास अल्फा आ रहा था यहाँ पर, अब पहले अल्फा आया था, अब क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। अब बीटा जो है आपके पास वो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कंसीडर किया है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है भाई। तो उसकी वैल्यू भी इन्होंने निकाल दी कि बीटा की अपनी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, डेल्टा वी, वी नॉट डेल्टा टी। अब जब इन्होंने चेक किया कि भाई एक्सपेंशन ज्यादा किसकी होती है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बॉक्स है ऐसा और एक ऐसे पतली सी रॉड है, अब ये बताओ दोनों को मैंने सेम अमाउंट ऑफ हीट एक ही टाइम के लिए प्रोवाइड की है, तो बताओ ज्यादा इजाफा कहाँ पर होगा, रॉड में ज्यादा इजाफा होगा या वॉल्यूम में। तो बाय नेचर वॉल्यूम के अंदर लेंथ भी बढ़ती है, विड्थ भी बढ़ती है, हाइट भी बढ़ता है। तो बाय द नेचर क्या कहेंगे कि वॉल्यूम के अंदर जो इजाफा होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद बीटा इज इक्वल टू थ्री अल्फा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये बीटा जो था वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन था, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, तो थ्री डायमेंशनल के रिलेटिवली, अभी तो आप सिर्फ लेंथ ले रहे थे, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों आ जाएंगे, तो ये थ्री अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद आपके पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेज और थर्मल एक्सपेंशन के दिए हुए हैं, इसको अगर आप देखते हैं तो आपके समझ में आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे रेल की पटरी के अंदर गैप्स आपको छूटे हुए दिखाई दे रहे होंगे। देखें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको गैप्स देखिए, ये एक पटरी ऊपर से आ रही है, ये एक पटरी ये जा रही है। ठीक है। तो इन दोनों पटरी इसके दरमियान में यहाँ पे इतना बड़ा इन्होंने गैप छोड़ा, ताकि एक्सपेंड हो तो ये पटरियां एक दूसरे पे चढ़े नहीं, बेंड ना हो। देखिए मैं आपको जरा दिखाने की कोशिश करूँ, बेंडिंग, रेलवे, रेलवे ट्रैक थर्मल एक्सपेंशन। देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये बेंडिंग ऑफ, देख रहे हैं, ये अगर आप जगह नहीं छोड़ते हैं तो ये इस तरीके से बेंड हो जाता है, ये इस तरीके से ट्रैक बेंड हुआ हुआ है, देखें ट्रैक से उतर गई है वो भी है। तो आप लोग इसीलिए क्या किया जाता है कि उस एक्सपेंशन से बचने के लिए दरमियान में हम क्या करते हैं, स्पेसेस जो होती हैं उनको छोड़ते हैं, ताकि बेंडिंग जो है वो ना हो सके। अब आप देखिए दूसरे केस, यहाँ पे देखिए ये नीचे रोलर रख के यहाँ दरमियान में गैप छोड़ देते हैं कि ये ब्रिज है, ब्रिज के अंदर क्या होगा कि ये रोलर रोल करेंगे और ये एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन होने के बाद ये लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के अंदर आप ये देखें कि ये भी बड़ी अच्छी एग्जांपल हमने क्लास में भी डिस्कस की थी, कि जो ये हाई टेंशन वायर्स होते हैं इनके दरमियान में हम थोड़ा सा क्या रखते हैं, इनको स्विंग कराते हैं, इनको बहुत टाइट नहीं वो करते हैं, इंटैक्ट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो ये बहुत ज़्यादा नीचे झुकते नहीं या पोल टेढ़े नहीं हो जाते। ठीक है ना।
देखें एक सेकंड, शायद इसका भी दिया हुआ हो। एक मिनट मेरा बेटा। शायद इसके अंदर कोई इमेज उन्होंने दी हुई हो। देखिए उस टेंशन से बचने के लिए व्हील वगैरह लगे होते हैं कि अगर एक्सटेंशन हो भी तो उसी से कवर अप हो जाए। अभी देखिए, देखिए देख रहे हैं ना, अगर इसमें ज़्यादा झोल रखी जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। लेकिन वायर को आप देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये टूट जाएगा। देखिए ये दिया हुआ है स्टील वायर किस तरीके से इसके साथ रख के बांधा जाता है। ये हाई टेंशन वायर्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर ये रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर होगा ना तो ये दोनों पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। और वो इतने करीब आते हैं कि वो पोल टूट जाता है या बेंड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए फिर ये किया जाता है। इसी तरीके से इन फिगर्स में रिवेट वगैरह भी देखिए, ये रिवेट दिया हुआ है तो ये रिवेट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हिट करके एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये उसमें बाई मेटालिक स्ट्रिप होता है एक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर दो मेटल्स लिए जाते हैं। एक की कंडक्टिविटी कम होती है और एक की कंडक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो बाई मेटालिक स्ट्रिप में आप देखिए नीचे वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होने वाला है, ज़्यादा तेजी से फैलने वाला है। तो जब मैं इसे हीट अप करूंगा तो अगर नीचे वाला तेज फैलने वाला है तो ये कहाँ बेंड करेगा, अपर रीजन में बेंड कर जाएगा। और अगर ऊपर की बेंडिंग, अगर ऊपर का एक्सपेंशन रेट ज़्यादा है तो फिर ये नीचे की तरफ बेंड कर रहा होगा। तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। ये देखिए ये आपके पास इसका स्विच है, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट का स्विच है ये, जो इस्त्री वगैरह में होता है। देखिए इसकी नॉब है, इसको आप रोटेट कराते हैं तो ये अंदर की तरफ जाती है, ये कनेक्शन को कनेक्ट कर देती है। अब जब ये हीट अप होता रहता है, अब देखें यहाँ से आएगा करंट गुजरेगा, ये हीटर है, हीटर से हीट मिलती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये बेंड होना शुरू होता है। बेंड होके इससे क्या हो जाता है, जैसे ही ये दूर होता है तो इसका मतलब क्या है कि कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है ये आपस में। और डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर इसको वेट करना पड़ता है कि ये इस्त्री चलती रहेगी। फिर जब ये ठंडा होने लगता है तो अपनी असली शक्ल में दोबारा वापस आता है और दोबारा से इससे क्या हो जाता है, इस तरीके से दोबारा से वापस आके इससे दोबारा से इंटैक्ट हो जाता है। तो ये दूर हटता है फिर जुड़ता है, फिर हटता है फिर जुड़ता है। अब अगर आपने इसको ज़्यादा, अगर बिल्कुल खोल दिया है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा फासले पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो फिर इस्त्री चलेगी। अगर आपने इसको बिल्कुल अंदर कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गर्म होके बहुत ज़्यादा मुड़ना पड़ेगा तब कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा। तो ये भी एक यूज़ है इसका। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, इसमें दो तरह की एक्सपेंशन होती है। लिक्विड को एक्सपेंड हवा में नहीं कर सकते, मैंने बताया था किसी कंटेनर के अंदर किया, तो उसमें अपरेंट और रियल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती हैं। तो ये बहुत आसान सा है कि आपने पहले लिक्विड लिया, उसका लेवल था ए, आपने इसे हीट किया। जब आप हीट करेंगे तो आप कंटेनर को हीट कर रहे होंगे शुरू में। किसको हीट कर रहे होंगे, कंटेनर को। कंटेनर हीट होके क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने का मतलब क्या है, कंटेनर जब बढ़ेगा तो कंटेनर की कैपेसिटी बढ़ेगी तो लिक्विड की अपनी सरफेस क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। लिक्विड ए से कहाँ पे आ जाएगा, बी में आ जाएगा, गिर जाएगा। और फिर आप फर्दर जब मैक्सिमम मिनिमम लेंथ पे आ जाएगा तो उसके बाद दोबारा से ये एक्सपेंड होना शुरू होगा। और कहाँ तक एक्सपेंड होगा, सी तक एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पे दो तरह की, एक है रियल एक्सपेंशन। तो असल में एक्सपेंशन क्या हुई कि पहले कॉन्ट्रैक्शन हुई, ए से बी की तरफ आया और फिर बी से कहाँ तक क्या है, सी तक। यानी कि अब ए से बी तक जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है लिक्विड की, या लिक्विड जो नीचे गिरा है वो उतना ही हुआ गिरा है जितना का आपके पास एक्सपेंशन हुआ था यहाँ पर। यानी कि ए से सी तक जाने का तो एक इसका अपना अलग एक्सपेंशन है। और ए से बी तक का जो एक्सपेंशन होगा वो असल में एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर से मार्क किया जाएगा। तो इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें आपके पास क्या है, अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड और एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। अब अगर मैं देखूंगा अपरेंट एक्सपेंशन क्या आ रही है तो वो अपरेंट एक्सपेंशन क्या होगी, ए से।
बज़ाहिर देखने में मुझे क्या लग रहा है कि मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले लेयर कहाँ थी, ए पे थी। एक्सपेरिमेंट करने के बाद लेयर कहाँ आई, सी पे आई। तो मुझे ये नहीं पता बी पे गई है या नहीं। ये मेरे पास कहलाएगी अपरेंट एक्सपेंशन फ्रॉम ए टू सी। लेकिन लिक्विड तो एक्सपेंड हुआ था फ्रॉम बी टू सी ना। तो बी से ए तक की जो एक्सपेंशन होती है, ये आपके पास कहलाती है एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। ये जो एक्सपेंशन लिक्विड एक्सपेंड हुआ है, ये उतना ही एक्सपेंड हुआ होगा जितना फ्लास्क जो है वो एक्सपेंड हुआ होगा। तो उसको हम कह देते हैं एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। तो जब मैं अपरेंट एक्सपेंशन को एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क से एड अप करता हूं, तो फिर मेरे पास रियल एक्सपेंशन आती है फ्रॉम बी टू सी। ये आपके पास रियल एक्सपेंशन। तो ये आपके पास पूछा भी जा सकता है कि भाई रियल कौन सी है, अपरेंट कौन सी है इसके अंदर से, तो आप देख के बता सकते हैं। तो इनके कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, और इस तरह से ये चैप्टर जो है ये मेरा बेटा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आज जो है मेरा बेटा, उसकी हिम्मत मुझे मेरे में नहीं है कि मैं क्या कहते हैं, अगला चैप्टर भी रिकॉर्ड कर सकूं। तो बस इसको यहीं तक रखिएगा। अगला चैप्टर अब आप बुक से देख कर, क्योंकि हमने लास्ट में ही रिवाइज किया, तो इतना मुश्किल उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो इसको बस यहीं तक रखते हैं।